ये तुम क्या बोल रही हो पिंकी? तूने उस साहूकार से पूरे 50,000 रुपए लिए हैं और अब तू 2 सालों से उसे चुकाई जा रही है। हाँ मैडम, हर महीने मुझे उस साहूकार को 4,000 रुपए देने पड़ते हैं। 4,000? अरे 2 सालों से तू उसे 4,000 रुपए दे रही है? जी मैडम, और अब इस महीने मेरे पास उसे देने के लिए पैसा ही नहीं है। उसी परेशानी में हूं मैं। हे भगवान, पिछले महीने भी मेरे पास कोई पैसे नहीं थे क्योंकि आई को डेंगू मलेरिया हो गया था, इसीलिए। और तभी वो लंगूर साहूकार मेरे घर पर आया और उसने वो सोने की बाली ले ली और चला गया वहां से। ये वही बाली है ना जो मैंने तुझे दी थी? हाँ मैडम, माफ करना, मैंने उस दिन आपके जन्मदिन की पार्टी में आपको ऐसा कहा कि मैं वो बाली पहनना भूल गई, लेकिन असल में तो उस वक्त वो बाली मेरे पास थी ही नहीं। वो साहूकार उसे पहले ही ले गया था। लेकिन पिंकी, वो साहूकार तुझसे 2 सालों से पैसा ले रहा है और तू उसे दे भी रही है। अरे 50,000 रुपए पर 2 सालों तक बैच कौन देता है? वो तेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। फिराड? अब वो क्या होता है मैडम? फ्रॉड यानी धोखा। अल्लाह, क्या बात कर रही हो मैडम आप? देख पिंकी, तू पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए वो नालायक साहूकार तुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे 2 सालों तक तू जितने पैसे भरती आ रही है उस हिसाब से तो तेरे पैसे कब के पूरे हो चुके हैं। बाप रे, ऐसा है क्या? लेकिन उस साहूकार ने तो मेरे को बोला था कि पूरे 3 सालों तक पैसा चुकाने का है मेरे को। क्या 3 साल? सत्यानाश हो उसका। इसका मतलब उसने मेरे इतने सारे पैसे ठगे। ये उसने सही नहीं किया। तू चिंता मत कर पिंकी, मैं और देवरजी मिलकर उस साहूकार की बैंड तो बजा कर ही रहेंगे। फिर मीरा अहम के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है और उसे सुनकर वो भी चौंक जाता है। जिसके बाद वो लोग पिंकी के घर जाते हैं जहां पर वो साहूकार पहले से ही घर में खड़ा होता है। चल चल, जल्दी पैसे निकाल, और इस बार मेरे को कोई नखरा नहीं मांगता है। अरे ओ लंगूर, कौन से पैसे तेरे? तुझे क्या लगा पिंकी अनपढ़ है इसीलिए तू इसे चूना लगाकर इसके पैसे ऐंठते रहेगा? कौन है रे तुम लोग, और ये क्या बकवास कर रहा है तू? हमें सब समझ आ चुका है। चुपचाप पिंकी के हिस्से के पैसे और सोने की बाली दे दो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या? अरे सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? अब तेरी कोई दाल नहीं गलने वाली। चल फटाफट पैसे दे, और वो बाली भी, वरना पुलिस तेरी अक्ल अच्छे से ठिकाने पे लाएगी। क्या? अरे नहीं बाबा नहीं, माफ कर दो मेरे को। ये लो पैसे और ये बाली भी, और मेरे को बख्श दो। पर पुलिस को मत बताना, मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। और पिंकी, तू भी मेरे को माफ कर दे। अरे वो तो तब होगा ना जब तुझ पर कोई भरोसा करेगा। हम पूरे इलाके में तेरी इस काली करतूत के बारे में जरूर बताएंगे, जिसके बाद तुझसे कोई पैसे ही नहीं लेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, माफ कर दो मुझे। चल भाग यहाँ से, बहुत हो गया तेरा नाटक। अहम उस साहूकार से पैसे और बाली लेकर उसे वहां से भगा देता है। धन्यवाद मैडम, आज अगर तुम दोनों नहीं होते तो वो साहूकार मेरी बेटी को धोखा देता रहता। हाँ मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के जमाने में कोई अपनी घर की नौकरानी के लिए इतना सब कभी नहीं करता जितना कि आप दोनों ने किया है। देख पिंकी, पहली बात तो ये है कि तू हमारे घर की नौकरानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही है। और दूसरी बात यह है कि तुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के साथ गलत हो रहा हो तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। पर पिंकी, आज तो हमने तुम्हें इस मुसीबत से बचा लिया, लेकिन आगे चलकर फिर तुम किसी ऐसी मुसीबत में फंस गई, तब क्या करोगी? ये सब तुम्हारे अनपढ़ होने के कारण हुआ है। हाँ पिंकी, आज अगर तुझे पैसों की हिसाब किताब की समझ होती तो वो नालायक साहूकार तुझे इस प्रकार से कभी नहीं ठगता। तो बताओ, इन सब से तुम्हें क्या सीख मिली? क्या सीख मिली का क्या मतलब है? यही ना
कि मुझे होशियार रहना है। वो तो है पिंकी, पर जब तक तुम नहीं पढ़ोगी तब तक तुम पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाओगी। लेकिन अब मैं शिक्षित कैसे होंगी? अब तो मेरे पढ़ने की उम्र भी जा चुकी है। ये तुमसे किसने कहा? अरे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बस जज्बा होना चाहिए। मतलब मैं अब भी खुद को शिक्षित कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हो पिंकी। हाँ पिंकी, तुम्हारी उम्र के लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है जहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अरे वाह, क्या बात है! तो क्या है तुम्हारे मन में? पढ़ना है या ऐसे ही रहना है? नहीं नहीं, मेरे को भी पढ़ना है और पढ़ लिख कर एकदम अच्छी नौकरी करने की है। ये हुई ना बात। चलो अच्छा है कि तुम खुद से ही पढ़ना चाहती हो। इसके बाबा की गरीबी के कारण हमने कभी स्कूल वगैरह इसे भेजा ही नहीं, लेकिन अब जिंदगी एक और बार मौका दे रही है तो इसे जरूर जाना चाहिए। हाँ, मैं इस बार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मैडम और अहम, अगर मैं स्कूल जाने लगी तो फिर काम कैसे संभालेगी? तुम उसकी फिक्र मत करो पिंकी। देखो, तुम्हारी स्कूल सुबह की होगी और तुम 11 से 11:30 तक फ्री भी हो जाओगी, जिसके बाद दिन भर तुम आराम से काम कर पाओगी। हाँ पिंकी, ऐसे कई सारे जवान बच्चे हैं जो तेरी ही उम्र के हैं और वो अपनी कॉलेज के साथ साथ एक अलग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और अपने खुद के खर्चे खुद उठाते हैं। तो तू भी अपने काम को एक तरह से पार्ट टाइम नौकरी ही समझ ले। अरे वाह, फिर तो अच्छा ही छे। एहम, मैं तैयार हूँ। मेरे को भी पढ़ना है। प्लीज मेरा एडमिशन करने में मेरी मदद करो ना। बिल्कुल पिंकी, क्यों नहीं। और पिंकी, तू जरा भी मत घबराना, हम लोग हैं तेरे साथ। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। हाँ मैडम, समझ गई मैं। फिर अहम पिंकी का एडमिशन कराता है, जिसके बाद वो अब स्कूल जाने लगती है। लेकिन ये खबर सुनते ही तनुजा भड़क जाती है। अरे तुम दोनों की अकल क्या घास चढ़ने गई है क्या? तुम दोनों ने उस 2 कौड़ी की नौकरानी को स्कूल भेज दिया। अरे क्या जरूरत है इतनी समाज सेवा करने की? अरे माँ जी, आपको बताया ना हमने कि कैसी हमारी पिंकी उस धोखेबाज साहूकार के चंगुल में फंसी हुई थी। तो उसे होशियार बनाने के लिए हमने ही उसे स्कूल जाने का सुझाव दिया। हाँ माँ, और आप चिंता मत कीजिए, वो स्कूल और काम दोनों अच्छी तरह से मैनेज करेगी। हमें उस पर पूरा भरोसा है। अरे लेकिन वो है कौन जो तुम दोनों उसके लिए इतना सब कर रहे हो? मैंने तुम दोनों को पहले ही समझाया था ना कि उससे दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम दोनों भी कम नहीं हो। अरे माँ जी, कर भला तो हो भला, ये तो आपने सुना ही होगा ना। अगर हम दूसरों का भला करेंगे तभी हमारा भी भला होगा। इसीलिए दूसरों के प्रति मन में इतना बुरा भाव क्यों रखना? अरे वो अच्छाई की मूरत, ये जमाना अच्छाई का नहीं रहा और वो भी बेवकूफ है जो तुम दोनों की बातों में आकर होशियारी मारने गई है स्कूल में। लेकिन देखना तुम दोनों भी, उससे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो सिर्फ बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने के लायक है। इतना कहकर तनुजा अपने कमरे में चली जाती है। ना जाने माँ जी का मन इतना कपटी क्यों है? ये पहले से ही ऐसी है क्या? हाँ भाभी, माँ की सोच बहुत खराब है। माँ और पापा में हमेशा इसी वजह से झगड़े होते थे। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब माँ अमीर और गरीब में कोई फर्क ना करे और अपनी सोच को बदले। पिंकी के लिए स्कूल जाना शुरुआती के दिनों में थोड़ा कठिन होता है, पर वो धीरे धीरे वहां घुल मिल जाती है और वो वहां पर एक सहेली बनाती है जिसका नाम सुरीली होता है। अरे पिंकी, तेरी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इतनी कठिनाई के बाद भी अपने आप को शिक्षित करना चाहती है और तेरी तरह हर किसी को सोचना चाहिए। वही तो। लेकिन सुरीली, तू इतनी देर से क्यों पढ़ रही है, जबकि तेरे घर पर तो सब कुछ ठीक था? सब कुछ ठीक जरूर था, लेकिन मेरे बाबूजी की यही सोच थी कि घर की लड़कियां कभी पढ़ नहीं सकती, इसलिए मैं कभी पढ़ नहीं पाई। और अब जब मेरी शादी हो चुकी है तब मेरे पति ने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरा इस स्कूल में एडमिशन भी करवाया। अरे वाह,
भगवान ऐसा पति हर औरत को दे। बहुत ही मस्त है आपके पति। हाँ पिंकी, शुक्रिया। सुरीली और पिंकी, तुम दोनों के गप्पे खत्म हुए कि नहीं? अरे टीचर, माफ करना, वो हमें लगा कि आप बाहर गई है ना, तब तक थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, अब बातचीत करोगे तभी जाकर दोस्त बनोगे ना। वैसे पिंकी, बाकी सबके मुकाबले तुम बहुत अच्छे से ध्यान देती हो और सारे सवालों का जवाब भी सही से देती हो। ऐसे ही रहना। कीप इट अप। थैंक यू सो मच टीचर, मैं आपकी बात जरूर ध्यान में रखूंगी। अब पिंकी हर सुबह 7 से 11 स्कूल जाती है और फिर उसके बाद पैदल चलकर वो काम पर 11:30 बजे तक पहुंचती है। ऐसे ही एक दिन जब पिंकी काम पर 15 मिनट देर से पहुंचती है, तभी क्यों रे निकम्मी, पूरे 15 मिनट लेट हुआ है तुझे। सारी, मेरा मतलब सॉरी बड़ी मैडम। अरे क्या सॉरी, आज हुआ है, ऐसे ही हर बार होता रहेगा, और वो भी तेरे स्कूल की वजह से। बहुत पढ़ निकल आए हैं तेरे जब से तू स्कूल जाने लगी है। नहीं बड़ी मैडम, आज बहुत ट्रैफिक थी, इसीलिए पूरा रास्ता पैक था, चलने की भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन कल से मैं एकदम टाइम पर आएगी। तू और तेरी ये बातें, तू कभी भी अपनी कही गई बात पर खरी नहीं उतरती। पिछली बार भी तूने ऐसा ही कहा था। हाँ मैडम, पता है मुझे, पर ये मेरा स्कूल, मेरा मतलब स्कूल का पहला ही छापता था ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन धीरे धीरे मैं फटाफट आना सीख जाएगी। अभी के लिए तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार तो दोबारा से देर कर, तब मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ठीक है बड़ी मैडम। अब पिंकी सारा काम निपटा कर रात 8 बजे से पहले ही निकलती है और घर जाकर घर का सारा काम निपटा कर वो रात में पढ़ाई करने बैठती है। ये ले पिंकी बेटा, तेरे लिए चाय बनाई है। इसकी क्या जरूरत थी आई, तू तो सो रही थी ना, तो काय को दिक्कत ली तूने मेरी खातिर। अरे तू दिन भर कितनी थक हार कर आती है और उसके बाद रात में जागकर पढ़ाई भी करती है, और तुझे इतनी तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा। अरे क्या तू भी आई, मैं कोई तकलीफ नहीं उठा रही है, मैं तो वो कर रही है जो मुझे चाहिए। और सच कहूँ, धीरे धीरे मुझे पढ़ना लिखना पसंद आने लगा है, और हर रोज हमारी टीचर कुछ ना कुछ हमें नया सिखाती है। अरे वाह, ऐसी ही मेहनत कर बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही है। ऐसी ही मेहनत करेगी तो तू जरूर आगे जाएगी, देखना तू। धन्यवाद आई। ऐसे ही एक रोज दोपहर का सारा काम निपटा कर जब पिंकी रसोई में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, तभी अरे ये क्या, तू यहाँ पर पढ़ाई कर रही है? ये तेरा स्कूल नहीं है, घर है मेरा। चल अब जल्दी से ये किताब बंद कर दे। लेकिन बड़ी मैडम, मैंने सारा काम तो कर दिया है, अब थोड़ी देर बाद में मैं चाय बनाऊंगी, तब तक मेरे को थोड़ा पढ़ने दो ना। मैंने कहा ना तुझे, ये सब मेरे घर पर नहीं चलेगा। चल जाकर पुराने पर्दे धो दे, बड़ी आई यहाँ पर पढ़ने वाली। अब पिंकी को ना चाहकर भी किताबें बंद करनी ही पड़ती है और काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज जब तनुजा पिंकी के पढ़ने के बारे में अपनी सहेली को बताती है, तभी क्या बोल रही है तू तनुजा, तेरी घर की नौकरानी पढ़ने जा रही है? हाँ ना, उसके कारण मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। देख तनुजा, मैं तो तुझे अभी से बता दे रही हूँ, एक बार अगर वो अच्छे से पढ़ लिख गई तो वो तेरे यहाँ पे काम करना छोड़ देगी और किसी अच्छी जगह पर नौकरी करेगी। क्या? और नहीं तो क्या, फिर उसके बाद तुझे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पिंकी जैसी अच्छी नौकरानी पूरे मोहल्ले में कहीं भी नहीं है जो इतने कम पगार में इतना सारा काम करके देती है। तेरी बहू और तेरे बेटे ने तो तेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जो उन दोनों ने उस नौकरानी को स्कूल भेज दिया। उसकी बातों से तनुजा बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, नहीं नहीं, अगर पिंकी ने मेरे यहाँ काम करना छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पिंकी मेरे घर का काम कभी नहीं छोड़ सकती, और उसके लिए मुझे क्या करना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है। अब आगे क्या होगा
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या हुआ बहू? अरे तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? लगता है बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं। चलो अच्छी बात है। वो माँ जी, हमारे कमरे का एसी थोड़ा खराब हो गया है ना, इसलिए अर्नव बाहर गया है, क्योंकि मैं गर्मी में सो ही नहीं पाती। हे भगवान, इस मनहूस एसी को भी अभी खराब होना था क्या? तभी अर्नव वहां पर आ जाता है। मैंने उस पहचान वाले आदमी से बात कर ली है, लेकिन वो कह रहा है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो दूसरे गांव गया है। क्या? हाँ मिश्का, और अब इतनी रात को हमें कोई और एसी रिपेयर करने वाला नहीं मिलने वाला। हे भगवान, अब क्या करें? अरे एक काम करो ना, अगर बहू को गर्मी में नींद नहीं आती तो तुम दोनों मेरे और तेजेंद्र के कमरे में सो जाओ और हम दोनों एक रात के लिए इस कमरे में सो जाते हैं। क्या? हाँ बेटा, और तू कल एसी ठीक करा देना। अब क्या कर सकते हैं, बहू पहले से ही पिछले एक हफ्ते से ठीक से सोई नहीं होगी, इसलिए जाओ हमारे कमरे में जाकर सो जाओ। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कह रही हो तो हम आपके और पापा के कमरे में सो जाते हैं। चलो मिश्का। नहीं मिश्का, तुझे अपने ससुराल वालों के नजरों में एकदम सर्वगुण संपन्न बनना है, इसलिए तू वहां पर नहीं जा सकती। अरे नहीं अर्नव, हम यहीं पर सोएंगे। अरे लेकिन क्यों बहू? अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अपने कमरे में ही सो जाओ। अच्छा ठीक है फिर। सच में बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे तो। चलो अब दोनों आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि। फिर वो दोनों अपने कमरे में ही सो जाते हैं। फिर एक रोज मिश्का की ननंद रोली उसे खरीदारी करने के लिए एक मार्केट लेकर जाती है। अरे रोली, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई मॉल भी नजर नहीं आ रहा। अरे भाभी, यही तो वो जगह है जहाँ पर हम खरीदारी करने आए हैं, चंपक नगर। यहाँ रास्ते पर ही ऐसे स्टॉल लगे होते हैं जिनमें सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। चलो आज हम दोनों जम के खरीदारी करेंगे। क्या? मिश्का को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। वाह, ये वाली कुर्ती तो मुझ पर कितनी जचेगी ना। और ओली, क्या हुआ भाभी, आप भी लो ना कुछ। ये देखो, ये वाली पर्स कितनी खूबसूरत है। दिखने में तो एकदम महंगी लग रही है, लेकिन सिर्फ 150 रुपए की है। अरे नहीं मिश्का, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेने वाली। मुझे जो भी खरीदना होता है वो मैं मॉल से ही खरीदती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन यहाँ का माल भी खराब तो नहीं है ना। सस्ता और एकदम अलग अलग प्रकार का होता है। मॉल के सामान में और यहाँ के सामान में क्या फर्क होता है? सब एक जैसे ही तो होता है। क्या? ये किसने कहा तुमसे? अरे दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ के सामान की क्वालिटी एकदम बेकार होती है और मॉल का सामान भले ही महंगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी होती है। नहीं भाभी, मॉल में अगर कुछ खरीदने जाओ तो वो चीज भी बिगड़ ही जाती है, फिर चाहे वो कपड़े हो या कुछ और हो। आजकल मॉल की क्वालिटी भी सही नहीं रही, इसीलिए ये सस्ता माल खरीद कर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करो और खुश रहो, और खराब भी हो जाए तो इतना बुरा भी नहीं लगता। हे भगवान, अब इस बेवकूफ लड़की को मैं क्या ही बोलूं। एक तो इसने मुझे इतनी घटिया जगह पर लेकर आई है, ऊपर से ये मेरा दिमाग भी खराब कर रही है। बस भगवान करे कि मुझे यहाँ पर मेरे कोई पहचान वाला ना मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। फिर जब रोली की सारी खरीदारी हो जाती है तभी चलो ना भाभी, वहां जाकर गोलगप्पे खाते हैं। क्या कहो? इस जगह पर? हाँ भाभी। बाप रे, मैं इस जगह पर गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाने वाली। अरे देखो तो कैसे खुले में गोलगप्पे बनाकर बेच रहे हैं। पता नहीं उसने हाथ धोए भी होंगे या नहीं। अरे भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही है? पूरी दिल्ली में यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर है। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाओगी आप।
नहीं बाबा नहीं, मैं तो ये सब नहीं खाने वाली और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अरे रुक जाइए भाभी। अच्छा ठीक है, आप मत खाइए, लेकिन कम से कम मेरे खाने तक तो रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं दूर खड़ी रहूंगी, वहां पार्क के गेट पर। ठीक है भाभी, लेकिन एक बात कहूँ, आपने वो अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी चीज के बाहरी रूप से उसे परखना नहीं चाहिए। और ये गोलगप्पे वाला वाकई में बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। अरे बाबा, भगवान के लिए इसके गुणगान गाना बंद भी करो और जाओ, तुम्हें जो खाना है खा लो। ऐसे ही एक रोज। हाँ चूही, काम में बिजी थी ना, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बोलना, तूने कॉल क्यों किया था? अरे क्या अब भी दी, कुछ होगा तभी मैं आपको थोड़ी ना फोन करूंगी। अरे ऐसे भी तो फोन कर सकती हो ना। अब देखो, ऐसे शादी होने के बाद में आपने तो अपनी बहन को ही पराया कर दिया। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए ना दी, और बताइए कैसे चल रहा है वहां पर सब कुछ? सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है और मैं अर्नव के साथ बहुत खुश हूँ। पर अब यहाँ पर मुझे रोज रोज माँ और पापा के ताने भी सुनने नहीं मिलते। ओफो दी, क्या अब भी? अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है, लेकिन मैं तुझे शाम में कॉल करूंगी, ठीक है ना? बाय। लेकिन दी, मिश्का कॉल कट कर देती है। इस बेवकूफ को थोड़ी सी ही सैलरी में कितनी खुशी मिलती है, इसीलिए इसके पास फोन पर बात करने के लिए ढेर सारा खाली समय पड़ा है। लेकिन मुझे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना है और खूब आगे जाना है, उससे मेरी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ेगी। मिश्का अपनी जिंदगी में पहले से ही लोगों से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है। फिर एक दिन जब वो अर्नव के साथ मॉल में घूमने जाती है, तभी वहां पर मिश्का को उसकी सहेली मिल जाती है। ओ माय गॉड साक्षी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मिश्का, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ साक्षी। सॉरी यार, तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाई, गाँव गई थी ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बाबा, इट्स ओके। वैसे तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम दोनों के फोटोज तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखती ही रहती हूँ, और तुम तो हर दिन आगे लगाती रहती हो यार। सच में तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया साक्षी। अरे मिश्का, अब चले क्या हम, वरना जूतों की सेल खत्म हो जाएगी। 10,000 के जूते सिर्फ 5,000 में मिलने वाले हैं आज। क्या? अरे जाओ जाओ और अपना ख्याल रखो। बाय। ठीक है साक्षी, बाय। फिर साक्षी के जाने के बाद मिश्का अर्नव पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अर्नव, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? अरे क्या हुआ मिश्का, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मेरी सहेली तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने उसे हेलो तक नहीं कहा, और तुम्हारा ध्यान तो बस जूतों की दुकान पर ही था। ऐसे कौन करता है भला? अरे तो फिर उसने भी तो मुझसे कोई बात नहीं की ना। अरे तुम तो पूरा टाइम दूसरी तरफ ही देख रहे थे, तो वो तुमसे क्या बात करती? ऊपर से उसके सामने पागलों की तरह बोल रहे थे कि जल्दी चलो, वरना सेल खत्म हो जाएगी। अरे मैं सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को एकदम हाई क्लास अंदाज में दिखाती हूँ, लेकिन अब वो क्या सोचेगी कि ये एकदम हाई फाई है, लेकिन इसका पति तो सेल के जूते खरीदता है। ओफो मिश्का, अब उसमें कौन सी बड़ी बात है? और सेल के जूते खराब थोड़ी ना होते हैं, और ऊपर से तुम्हारी एक ही सहेली ने सुना है ना, तो उतना तो चल जाता है। नहीं चलता अर्नव, अब वो जाकर मेरी बाकी सहेलियों को बताएगी। देखो अर्नव, अगर तुम्हें इसी तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है, तो अगली बार से मेरे साथ कहीं आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिश्का, इतना कहकर मिश्का वहां से चली जाती है और अर्नव अपना सर पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ जी। तो मेरे पास एक काम है, तो उसे कर देना। वो पड़ोस की माधुरी काकी है ना, वो जरा गाँव गई है,
अचानक से जाना पड़ा उसे, लेकिन वो कल आ जाएगी। और अब उनके घर पर दोनों बाप बेटे अकेले ही हैं। इसीलिए तू जाकर वहां पर थोड़ा बहुत काम कर ले, जैसे झाड़ू मारना, खाना बनाना, बस इतना ही। ये सब तो कर देगी क्या? माधुरी काकी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनके लिए करना हमारा भी फर्ज बनता है ना। क्या? ये आप क्या कह रही हो? अरे बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? ओफो मिश्का, अपने गुस्से को काबू में रख। पता नहीं इस अर्णव के प्यार में मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अरे माँ जी, मैं इसीलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हो। मैं आपकी बहू हूँ, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं माधुरी काकी के घर जाकर जो भी काम हो वो कर दूंगी। वैसे भी आज के दिन मैं खाली ही बैठी हूँ। क्या बात है बहू, तो कितनी अच्छी और समझदार है। लेकिन आजकल की लड़कियों में ऐसे गुण पाना बहुत मुश्किल है। फिर मिश्का को ना चाहकर भी अपने घमंड और गुस्से को छोड़कर माधुरी काकी के घर जाकर काम करना ही पड़ता है। फिर एक दिन सुवर्णा और जूही मिश्का को उसके ससुराल में मिलने आती है। और तभी, क्या ये आप क्या कह रही हो उज्ज्वला बहन? हाँ सुवर्णा बहन, आपकी बेटी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसका स्वभाव इतना अच्छा है कि बस पूछिए मत। हमारी हर बात सुनती है, किसी काम में आनाकानी भी नहीं करती। और तो और, एक बार तो इसने मेरे कहने पर मेरी पड़ोसन के घर जाकर भी काम किया। आजकल की लड़कियां अपने ससुराल का ही काम करे तो बहुत है, लेकिन सच में उसने तो मेरा उस दिन दिल ही जीत लिया। अरे वाह, बहुत खूब मिश्का बेटा। अरे दी, ये पराठे आपने बनाए हैं? हाँ जूही। क्यों, अच्छे नहीं बने क्या? अरे नहीं दी, ये तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। थैंक यू जूही। मिश्का का ये बदला हुआ स्वभाव देखकर जूही और सुवर्णा एकदम खुश हो जाते हैं। फिर बाद में जब मिश्का उन दोनों को घर के बाहर छोड़ने जाती है, तभी, मिश्का बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तू अपने ससुराल आकर इतनी सुधर जाएगी। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे ही खुश रहना बेटा। अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये नाटक कर रही हूँ। क्या? हाँ माँ, अपने पति के लिए ये सब सहन करना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं किसी की गुलामी कर ही नहीं सकती। हे भगवान, तो कभी नहीं सुधर सकती। मिश्का की बातें सुनकर सुवर्णा और जूही अब हैरान हो जाती है और मिश्का अंदर चली जाती है। अरे माँ, आप इतना परेशान मत होइए, नाटक ही सही, लेकिन देखना, इस नाटक के जरिए दी कब सुधर जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जूही, बस ऐसा ही हो। वही मैं सोच रही थी कि ये चमत्कार अचानक से कैसे हुआ। ऐसे ही एक रात खाना बनाने के बाद में, अरे बहू, तू कल काम पर मत जाना। क्या? हाँ बहू, अब देख, त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर की साफ सफाई होना भी जरूरी है ना। इसीलिए कल तू काम को छुट्टी लेकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। अरे लेकिन माँ जी। और हाँ बहू, मुझे पता है कि कल सफाई पूरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद रविवार को जब तेरी फिर से छुट्टी होगी ना, उस दिन तू बाकी की सफाई कर देना। और ऐसे करके ही पूरा घर चकाचक हो जाएगा। अरे बस कीजिए माँ जी, मैं जहाँ पर काम करती हूँ वो कंपनी मेरे पिताजी की नहीं है कि जब मन किया तब अचानक से ऐन वक्त पर मैं छुट्टी ले लूं। और मैं कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेने वाली। और अगर घर की सफाई ही करनी है तो आप 2 दिन के लिए किसी बाई को बुला लो ना, मैं उसे पैसे दे दूंगी और मैं आपकी हर बात मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाती जाओ। क्या? पहली बार मिश्का का इतना गुस्सा देखकर उज्ज्वला एकदम चौंक जाती है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब शनाया करण से शादी के बाद अपने दोनों भी पतियों को उल्लू बनाती है।
वो करण को नाइट शिफ्ट बोलकर विपुल के पास रुकती है और विपुल को डे शिफ्ट बोलकर करण के पास रुकती है। फिर एक दिन, ये देखो शनाया, मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रांडेड तोहफे लाए हैं। अरे वाह, ये सब मेरे लिए है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। थैंक यू सो मच करण, ये सब तोहफे मुझे बहुत पसंद आए। अरे जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? थैंक यू परायों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। अरे लेकिन तुम मेरे अपने थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी जान हो, जान। फिर शनाया और करण दोनों एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। और ऐसे ही अब करण के आने से शनाया की जिंदगी एकदम बदल जाती है। वही उसका ये अमीरों जैसा रहन सहन देखकर विपुल और ममता को उस पर शक होने लगता है। अरे बहू, नई नौकरी लगे हुए तुझे बस एक हफ्ता ही हुआ है और एक हफ्ते में ही तूने इतने अच्छे कपड़े और नई बैग वगैरह सब खरीद लिया। तेरी तनख्वाह तो अभी तक आई भी नहीं होगी, तो फिर ये सब तूने कहाँ से लाया? हाँ शनाया, जॉब लगने के पहले दिन से ही तुम्हारा पूरा लुक बदल चुका है। तुम तो एकदम अमीर लगने लगी हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने पहले एक हफ्ते में ही एक बहुत बड़ी डील कर दी है, जिसके कारण मुझे बहुत ही बड़ा इंसेंटिव मिला है और उसी में मैंने ये सब खरीदा है। ये सब दिखने में जरूर महंगा है, लेकिन है तो एकदम सस्ता। अरे वाह, क्या बात है शनाया। चल जो भी हो, तेरी इच्छा तो पूरी हो रही है ना, वही काफी है। हाँ माँ जी, और आज आपके मुंह से ये मीठे बोल सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वरना आप जब भी मुंह खोलती हो बस कड़वे बोल ही बोलती हो और फिर मुझे बहुत दुख होता है। अरे चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। इस तरह शनाया मामले को संभाल लेती है और विपुल और ममता को कोई शक भी नहीं होता। फिर एक सुबह जब शनाया करण के पास होती है, तभी उसके पर्स में से उसके और विपुल की फोटो उड़कर अचानक से फर्श पर गिर जाती है। अरे नहीं, इसे तो मैं निकालना ही भूल गई। उतने में वहां पर करण आता है और उसकी नजर फर्श पर गिरे हुए फोटो पर जाए उसके पहले ही शनाया पैर दर्द होने का नाटक करती है। आउच, मेरा पैर। अरे क्या हुआ शनाया, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं बेबी, अचानक से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लगता है कल रात को ऑफिस जाते समय मेरा पैर हल्का सा मुड़ गया था और उसका दर्द मुझे अभी जाकर हो रहा है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बेबी, अभी देखो मुझे ही हो रहा है। ठीक है मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। ठीक है करण, जल्दी लाओ। फिर जब करण फर्स्ट एड बॉक्स लाने जाता है, तभी शनाया उस फोटो को उठाकर वापस अपने पर्स में रख देती है। ये देखो शनाया, इस मरहम को लगाने से तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। ना जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जिसके फल स्वरूप में मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। अरे मेरी जान, ये बात तो मुझ पर लागू होती है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? फिर शाम होने के बाद, शनाया आज तुम जॉब पर नहीं जाओगी, आज घर पर ही आराम करो या फिर वर्क फ्रॉम होम करो, नहीं तो तुम्हारे पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। अरे नहीं करण, तुमने लगाए हुए मरहम से मुझे अब तक बहुत आराम मिला है। देखो मैं चल फिर भी पा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ जॉब पर। नहीं शनाया, एक तो मुझे तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता। तुम कितनी रात गए जाती हो और मुझे डर लगता है। कितनी चिंता सताती है रात भर, पता भी है क्या तुम्हें? मेरी इतनी चिंता मत करो जान। नहीं शनाया, प्लीज घर पर ही रुको ना। अरे बेबी, मैं चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और तुम बेफिक्र रहो ना। सच कह रही हूँ मैं, अभी मेरा पैर एकदम ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। चलो तो फिर मैं ही तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर देता हूँ और सुबह तुम्हें वहां पर लेने भी आऊंगा। क्या?
मेरा मतलब इस सब की कोई जरूरत नहीं है बेबी। एक तो तुम दिन भर इतनी मीटिंग्स करके थक जाते हो, इसीलिए कह रही हूँ। अब तुम बेफिक्र होके सो जाओ। मेरे ऑफिस की कैब आ जाएगी ना, और मैं उसी में बैठकर चली जाऊंगी। पर शनाया। क्या बेबी, मुझ पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है क्या? अपने आप से भी ज्यादा है जान। तो बस मेरी चिंता मत करो। ठीक है शनाया, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ बेबी, जरूर। इस तरह से शनाया करण से बचकर जैसे तैसे रात में वहां से निकलकर विपुल के पास पहुंचती है। फिर रात में अचानक से 2 बजे शनाया को करण का कॉल आता है, जिसके चलते शनाया और विपुल दोनों की नींद खुल जाती है। अरे शनाया, इतनी रात गए तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? ओह नो, ये तो मेरा मजनूपति नंबर 2 है। सच में पागल है। अरे विपुल, वो मेरे ऑफिस से कॉल आया है। जरूर कोई छोटा मोटा काम ही होगा। ये लोग तो दिन में भी काम करवाते हैं और रात में भी चैन से सोने भी नहीं देते। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका कॉल बिल्कुल नहीं उठाने वाली। लेकिन शनाया, अगर कोई जरूरी बात होगी तो? अरे कोई जरूरी बात नहीं होगी। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, और तुम फिक्र मत करो। चलो सो जाओ और माफ करना मुझे, मेरे कॉल के कारण तुम्हारी नींद टूट गई। अरे कोई बात नहीं बाबा, और इसमें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर शनाया अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके सो जाती है, और उधर करण हर एक घंटे में उसे फोन पे फोन किए जाता है, लेकिन शनाया उसका कॉल ही नहीं उठाती। फिर अगली सुबह, क्या जान, रात भर मुझे नींद तक नहीं आई। एक बार कॉल बैक या मैसेज तो कर देती मुझे माफ कर दो बेबी, लेकिन कल रात ऑफिस में मुझे ढेर सारा काम था, और अब तो उन्होंने नया रूल भी बनाया है कि ऑफिस में कोई फोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इसीलिए मुझे फोन सीधे सुबह ही मिला है, वो भी लॉग आउट करने के बाद। क्या? हाँ बेबी, मैंने तो बॉस से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो तो माने ही नहीं। अरे यार, खैर वो सब जाने दो। लेकिन अभी तुम्हारा पैर कैसा है? आराम तो है ना, या फिर से दर्द हो रहा है? अरे नहीं बेबी, अब सारा दर्द जा चुका है, और तुम्हारा साथ होते हुए मुझे कोई भी दर्द तकलीफ दे ही नहीं सकता। ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम में मेरी जान बसती है। करण की बढ़ती चिंता और उसका प्यार देखकर शनाया को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे तो बस उसके पैसों से ही मतलब होता है। फिर रविवार के दिन, अरे बहू, आज तो रविवार है ना, तो तू आज भी काम पर क्यों जा रही है? और ऐसा कौन सा काम करती है तू, जहाँ हफ्ते के 7 दिन काम होता है? छुट्टी वगैरह कुछ मिलती है भी कि नहीं? अरे माँ जी, हमें तो रोटेशनल वीक ऑफ मिलता है। मतलब अब ये क्या चीज है? अरे माँ, ये कोई चीज नहीं है। ये एक ऐसे प्रकार की छुट्टी होती है जो रविवार के नहीं, बल्कि हफ्ते के किसी भी दिन दी जाती है। मतलब अगर इस हफ्ते सोमवार के दिन छुट्टी है, तो अगले हफ्ते मंगलवार को होगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ, और अब आने वाले हफ्ते में मुझे बुधवार को छुट्टी मिलेगी। अच्छा, फिर ठीक है। फिर विपुल की नजरों में शनाया बुधवार के दिन छुट्टी लेती है और करण से कहती है कि वो दिन भर कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है। क्या? कॉन्फ्रेंस मीटिंग? हाँ बेबी, हर हफ्ते मुझे पूरा दिन शहर के बाहर जाना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए। अब क्या करें, हमारा प्रोसेस तो मैं ही मैनेज करती हूँ, इसीलिए मुझ पर बहुत ज्यादा लोड है। अच्छा ठीक है, मतलब तुम सीधे अगले दिन ही आओगी? हाँ बेबी, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फोन अलाउड नहीं है ना वहां पर। उम्मीद है कि तुम समझ पाओ। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, और अपने काम पर ध्यान दो। इस तरह से शनाया करण को अच्छे से बेवकूफ बनाती है, और दूसरी तरफ जब उसे करण की नजर में ऑफिस की छुट्टी लेनी होती है, तब वो विपुल से कहती है
कि वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है और सीधे अगली रात को ही आएगी। और इस तरह से वो अपने दोनों पतियों को अच्छे से बेवकूफ बनाती है। फिर एक रोज, अरे शनाया बहू, आज तू कैफे में किस आदमी के साथ थी? हे भगवान, लगता है बुढ़िया ने मुझे और करण को साथ में देख लिया। अब क्या करूं मैं? अरे चुप क्यों है तू? बता, जल्दी बता, कौन था वो आदमी? आदमी? और कैफे में? शनाया, तुम तो दिन में ऑफिस जाती हो ना, तो फिर कैफे कैसे पहुंच गई? अरे वो आदमी मेरे बॉस थे। क्या? हाँ माँ जी, उस कैफे में बैठकर मैं और मेरे बॉस, हम दोनों क्लाइंट के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वहां पर मीटिंग होने वाली थी। अरे लेकिन काम की मीटिंग तो ऑफिस में होती है, तो फिर तू कैफे में क्या कर रही थी? अरे नहीं माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स ऐसे ही कैफेज और रेस्टोरेंट में होती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं तो अपनी सहेली के साथ वहां से गुजर रही थी और ऑटो में भी थी, इसीलिए मैं वहां पर रुक ही नहीं पाई, वरना मैं तेरे पास जरूर आ जाती। जान बची तो लाखों पाए। अच्छा हुआ बुढ़िया जो तू मेरे पास नहीं आई, वरना मेरा बना बनाया सारा नाटक बिगड़ जाता और मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसे बर्बाद हो जाती। फिर एक दिन, अरे शनाया, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे और मेरे फोटोज में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं। कितना अच्छा लगेगा ना? अरे नहीं करण, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन क्यों शनाया, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे तुम तो पहले से ही जानते हो ना कि मैं बचपन से अकेली रही हूँ और मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, और मैं नजर में बहुत मानती हूँ। इसीलिए अगर तुमने सोशल मीडिया पर हमारे फोटोज पोस्ट कर दिए तो उसे लोगों की नजर लग जाएगी, और नजर अच्छी से अच्छी चीज को भी बर्बाद कर देती है, और मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहती। लेकिन मेरी जान, ये नजर वगैरह ये सब तो एक अंधविश्वास है, और तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन सब में तुम कैसे मान सकती हो? नहीं बेबी, ये तुम्हारे लिए अंधविश्वास होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन नजर सच में लगती है। अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं हमारे फोटोज पोस्ट नहीं करूंगा। शुक्रिया करण। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी तो मुझे शनाया का बर्ताव काफी अजीब लगता है, मानो जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। खैर, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसकी जिंदगी तो बिल्कुल किसी खुली किताब की तरह है मेरे सामने। फिर एक दिन करण शनाया को हनीमून की टिकट्स दिखाकर उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देता है। वाओ, हनीमून की टिकट्स! हाँ मेरी जान, तुम खुश तो हो ना? सिर्फ खुश? अरे बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, क्योंकि ये ट्रिप तो मेरा सपना था जो अब तुम्हारे कारण पूरा होगा, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण। अरे कितनी बार शुक्रिया बोलोगे? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वो तो है, ये ट्रिप तो मैं किसी भी हाल में बिल्कुल मिस नहीं करूंगी, लेकिन विपुल और माँ जी को क्या बोलकर जाऊंगी, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। अब शनाया उसी सोच में पड़ जाती है, और बाद में उसे एक सुझाव आता है। विपुल, माँ जी, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। हमारी ऑफिस की पूरी टीम भी जा रही है। क्या? एक हफ्ते के लिए? लेकिन शनाया, यूं अचानक से कैसे? अरे विपुल, तुम तो जानते ही हो ना, बिजनेस ट्रिप्स तो कभी भी प्लान हो जाती है। हाँ शनाया, वो तो है। अगर तुम काम के सिलसिले में जा रही हो तो चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने से पहले अपने बॉस का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का अता पता और फोन नंबर जरूर देकर जाना। अरे माँ जी, आप उन सब की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा फोन तो ऑन ही रहेगा, तो मैं आप दोनों को कॉल जरूर करूंगी। फिर शनाया करण के साथ हनीमून पे जाकर खूब मजे करती है। लेकिन एक बार अचानक से उसे करण के साथ होते हुए विपुल का वीडियो कॉल आता है, और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अरे बाप रे, विपुल का तो वीडियो कॉल आ रहा है।
अब मैं क्या करूं? इसे तो मैंने ये कहा था कि दोपहर के 2 बजे के बाद ही कॉल करना, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई कि इसका कॉल आने वाला है। कल रात से 3 बार इसका कॉल काट चुकी हूँ और अब फिर से मैंने इसका कॉल कट कर दिया तो ये मुझ पर पूरी तरह शक करेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें